अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी आज हम आईकॉम का और बीकॉम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, शॉर्ट वर्ड में जिसको बीआरएस भी कहा जाता है। आईकॉम में इसका एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का। इसी तरह बीकॉम पार्ट 1 में भी इसका लाजमी क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का ही। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो स्टूडेंट्स ये चैप्टर कर लेते हैं तो उनके पेपर में फेल होने के चांस बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है, जिन बच्चों का ये क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो जाहिर बात है कि उनके 20 मार्क्स आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, जो इनके स्टूडेंट के 20 मार्क्स आ जाते हैं तो बाकी एक आधा और क्वेश्चन करके या शॉर्ट क्वेश्चन करके या एमसीक्यूज करके वो बड़ी आसानी से आईकॉम पार्ट 1 में 33 मार्क्स या इससे भी ज़्यादा लेकर वो आसानी से पास हो जाते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो बड़ी अच्छी तैयारी करते हैं और बाकी चैप्टर भी करते हैं तो ये चैप्टर उनके नंबर बनाने में बहुत हेल्प आउट करता है। तो ये कंपलसरी चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका दे दें कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि देखें, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक जो है वो आपकी सारी डिटेल्स लिखता है। ठीक है, जब आप बैंक में अकाउंट एक ओपन करवाते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक क्या करता है, आपकी सारी डिटेल्स लिख रहा होता है। ठीक है, बैंक जहाँ पर आपकी डिटेल्स लिखता है उसको हम पासबुक कहते हैं, या इसको आसान वर्ड में आपने बैंक स्टेटमेंट भी सुना होगा। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, जितने आप पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, निकालते हैं, और फिर उसके बाद जो आप कोई एक्सपेंसेस होते हैं, कोई डिडक्शन होती है, एटीएम कार्ड चार्जेस, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड चार्जेस वगैरह या बैंक चार्जेस कोई भी, तो वो बैंक आपके अकाउंट से डिडक्ट करता है। ये सारी डिटेल्स बैंक कहाँ पे लिख रहा होता है, ये बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में लिखी जाती है। इसी तरह जब कस्टमर भी बैंक में अकाउंट जब ओपन करता है तो वो अपने पास भी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। ठीक है जी, अपने पास उसको लिख रहा होता है कि उसने कितने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, कितने पैसे बैंक से निकलवाए हैं, ये सारी डिटेल्स वो भी लिख रहा होता है। और कस्टमर जहाँ पे लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैश बुक का नाम देते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारे पास दो किस्म की बुक्स यहाँ पे आ गई। एक जो बैंक मेंटेन करता है उसको हम पासबुक कहते हैं, और जिसको कस्टमर मेंटेन करता है उसको हम क्या कहते हैं, कैश बुक कहते हैं। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है कि पासबुक और कैश बुक इन दोनों के जो बैलेंसेस हैं, यानी कि बैंक आपको कहता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं, इसी तरह कैश बुक में कस्टमर जो कहता है वो मेरे कहता है जी मेरे अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं। इन दोनों का बैलेंस आपस में डिफर कर रहा होता है। क्या होता है कि इसमें जो बैलेंस है वो डिफर कर रहा है, यानी कि वो उसमें डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को कवर करने के लिए, सही करने के लिए, चेक करने के लिए कि किन पॉइंट्स की वजह से इनमें डिफरेंस आ रहा है, उसको सही करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसको हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का नाम देते हैं। तो असल में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या हुई, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि एक बनाता कौन है, कस्टमर, जिसका मकसद क्या होता है कि पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है उसको रिकंसाइल किया जाए, उसको चेक किया जाए और उसको सही किया जाए। ठीक है, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मकसद होता है। अब मेनली जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह के बैलेंसेस होते हैं हमारे पास, दो तरह की बुक्स होती हैं, एक पासबुक होती है और एक कैश बुक होती है। अब इसमें जो पासबुक है इसके दो तरह के बैलेंसेस हो सकते हैं। एक आपके लिए डेबिट बैलेंस हो सकता है, एक क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ठीक है जी, ये जो डेबिट बैलेंस है ये कस्टमर के लिए अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल से मतलब इस तरह समझ लें कि आपने बैंक से लोन लिया है या आपका बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, या ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है ओवरड्राफ्ट का, कि आपके अकाउंट में पैसे कम थे लेकिन आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, ज़्यादा विदड्रॉ करवाए होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को ओवरड्राफ्ट कहते हैं, या इसको ओवरड्रॉन भी कहा जाता है। दोनों नाम दिए जाते हैं, ओवरड्रॉन भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो पासबुक का अगर वो आपको कहेगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या ओवरड्रॉन बैलेंस है तो उसको हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। इसी तरह जो क्रेडिट बैलेंस है ये कस्टमर के लिए फेवरेबल होता है। ठीक है जी, कस्टमर के लिए फेवरेबल होता है। और अगर उसने हमें कोई डिटेल्स फर्दर ना दी हो पासबुक से रिलेटेड कि ये जो बैलेंस है ये अगर क्रेडिट बैलेंस है, ये आपका अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसने सिर्फ इतना कहा है कि क्रेडिट बैलेंस उसने कहा, यानी कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस सिर्फ कह दिया, तो ये हम हमेशा फेवरेबल लेते हैं।
हम हमेशा फेवरेबल बैलेंस उसको कंसीडर करते हैं, यानी कि उसको हम क्रेडिट बैलेंस कंसीडर करते हैं। अगर पासबुक का ना बताया हो कि ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है, तो हम फेवरेबल वाली साइड लेंगे, हम क्रेडिट बैलेंस उसको कंसीडर करेंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है दूसरा, कैश बुक आती है। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कैश बुक कस्टमर मेंटेन करता है। इसके भी दो तरह के बैलेंसेस हो सकते हैं, इसमें डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट। इसमें ये पासबुक के बिल्कुल उल्ट है, ठीक है जी, ये पासबुक के बिल्कुल उल्ट चली जाती है। इसमें जो डेबिट बैलेंस है ये फेवरेबल है और क्रेडिट बैलेंस कस्टमर के लिए अनफेवरेबल होता है। मतलब कि क्रेडिट बैलेंस अगर हम कहेगा बुक में, क्वेश्चन में आपको क्रेडिट बैलेंस कहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये ओवर ड्रॉन बैलेंस है या ओवर ड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब हमने बैंक से लोन लिया हुआ। और फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है कि हमारे अकाउंट में पैसे हमारे अकाउंट में मौजूद हैं, ये फेवरेबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि पासबुक का ना बताया हो कि डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आप उसको फेवरेबल बैलेंस कंसीडर करेंगे, क्रेडिट बैलेंस कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हो और ना बताया हो कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो इसमें भी हम फेवरेबल बैलेंस उसको कंसीडर करेंगे, यानी कि डेबिट बैलेंस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पर आपकी गलती हो जाती है तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। सबसे पहले आपको बैलेंस सही जज करना पड़ेगा कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। सिंपल चीज़ मैंने आपको बताई। अगर ना बताया हो कि डेबिट और क्रेडिट, तो आपने पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कंसीडर करना है और कैश बुक का डेबिट बैलेंस कंसीडर करना है। और अनफेवरेबल लाजमी ये क्वेश्चन में बताएगा, अगर अनफेवरेबल होगा तो वो लाजमी बताएगा। ठीक है जी। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है, जो कि आपको लाजमी पता भी होगी, कि डेबिट और डेबिट ये आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। इसी तरह क्रेडिट और क्रेडिट आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। और डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या किया जाता है? इनको लेस किया जाता है। सेम ऐड होते हैं और ऑपोजिट जो होते हैं इनको क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है जी। अब इसका थोड़ा सा मैं इसका आपको क्वेश्चन करने का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम परफॉर्मा कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर डिटेल की तरफ मैं जाता हूँ। जी, ये आप इस तरह दो कॉलम्स बना लेंगे। ये डेबिट और क्रेडिट का कॉलम नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर जो भी नेम दिया होगा क्वेश्चन में वो नेम लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पूरा लिखना है और इधर आपने उसकी क्या लिख देनी है? डेट लिख देनी। ठीक है जी। यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है। अमाउंट इस साइड पे भी अमाउंट आ जाएगी। ये डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट नहीं है, ये याद रखिएगा। ये दोनों सिर्फ सिंपल अमाउंट के कॉलम। ठीक है जी। ये दोनों अमाउंट के कॉलम। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन में लिखेंगे, आप क्वेश्चन में बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक जो भी बताया होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें कैश बुक बताया तो हम कैश बुक लिख लें। और उसने नहीं बताया कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो मैंने आपको अभी बताया कि आप इसको फेवरेबल बैलेंस कंसीडर करेंगे, यानी कि डेबिट बैलेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है। और बैलेंस को हमेशा, ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है, आपने हमेशा आउटर कॉलम में इस साइड पे आपने बैलेंस को लिखना। ठीक है जी। अब ये बैलेंस डेबिट का है, ये अगर क्रेडिट का भी हो सकता है, डेबिट का भी हो सकता है। यहाँ पर आपने सबसे पहले ऐड वाले पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है जी। ऐड वाले पॉइंट्स में कौन से पॉइंट आएंगे? देखें, बैलेंस अगर डेबिट का है तो ऐड में कौन से पॉइंट्स आएंगे? डेबिट वाले। ठीक है, ऐड में कौन सी वाली चीज़ें लिखी जाएंगी? डेबिट वाली। इसी तरह थोड़ा सा स्पेस दे के आप यहाँ पे लेस वाले पॉइंट्स लिखेंगे। डेबिट में से लेस क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे आप जितनी भी क्रेडिट लेस वाली पॉइंट्स होंगे, यानी कि क्रेडिट वाले पॉइंट्स होंगे, उनको लेस वाली साइड पे लिखा जाए। या ये हमारा छोटा सा एक परफॉर्म का मैंने स्केच आपको दिया कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को परफॉर्म करना। अब मैं आपको कुछ वो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि डेबिट वाले हैं और क्रेडिट वाले हैं। ठीक है जी। वो पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि डेबिट होंगे। ठीक है, यानी कि उनको डेबिट कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे पहला और बेसिक पॉइंट क्या है जो कि बार बार रिपीट होता है? उसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये कौन से चेक होते हैं? ऐसे चेक जो आपने अपने कस्टमर को, किसी को पेमेंट करने के लिए इशू कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की। ऐसे चेक्स को हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है, इसको अनइशूड बट नॉट कैश्ड भी कह सकते हैं, अनप्रेजेंटेड भी कह सकते हैं। यानी कि आपने
इशू किए हैं बट नॉट पेड बाय बैंक, नॉट पेड बाय बैंक, और इसको हम नॉट कैश्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से होते हैं? ऐसे चेक जो आपने इशू कर दिए हैं लेकिन बैंक ने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की, ऐसे चेक्स को हम अनप्रेजेंटेड कंसीडर करते हैं और ये क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। सेकंड पॉइंट जो बार बार रिपीट होगा और वो डेबिट वाली साइड पे लिखा जाएगा, वो कौन से पॉइंट्स हैं जी? एक आप याद रखिएगा, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने आपके अकाउंट को रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है तो आपने उसको सही करने के लिए क्या करना है? डेबिट कर देना है। थर्ड पॉइंट जी, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन अकाउंट। किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट करवा दिए, यानी कि उसने ट्रांसफ़र कर दिए हैं लेकिन आपको इन्फॉर्म नहीं किया या आपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसे पॉइंट्स को भी क्या करेंगे हम? डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। चौथा पॉइंट, ठीक है जी, चौथा पॉइंट आ सकता है आपके पास डिविडेंड मनी रिसीव्ड। डिविडेंड मनी रिसीव यानी कि आपके, ये डिविडेंड क्या होता है? आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से आपको प्रॉफिट मिला है तो इसको डिविडेंड कंसीडर किया जाता है। ये भी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ये जितने भी आप पॉइंट्स देखेंगे, जैसे ये डायरेक्टली डिपॉजिट है, ये आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, डिविडेंड मनी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक ने आपके अकाउंट को रॉन्गली डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, इसको डेबिट करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये कौन से चेक्स हैं? जैसे मैंने बताया, चेक ने बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे नहीं काटे, तो ये सारे पॉइंट्स को हम अपने लिए फेवरेबल कंसीडर करते हैं। इसलिए इन जितने भी पॉइंट्स जो हमारे अकाउंट में, जिनकी वजह से हमारे अकाउंट से पैसे नहीं निकल रहे या आ रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं? डेबिट कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा पांचवा पॉइंट जो आ सकता है वो कहता है जी प्रॉफिट ऑन अकाउंट, के बैंक ने आपके अकाउंट पर को प्रॉफिट था वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, ये प्रॉफिट भी कह सकता है और इंटरेस्ट भी कह सकता है। प्रॉफिट भी कह सकते हैं और इसको इंटरेस्ट भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये भी पॉइंट्स आपके लिए फेवरेबल कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपको पॉइंट्स आ सकता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट, फॉर एग्जांपल कहता है बैंक क्रेडिटेड कस्टमर अकाउंट, के बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया तो आपने उसकी उल्ट करना है, आपने उसके उल्ट क्या कर देना? उसके उल्ट डेबिट करना है। यानी कि वो पॉइंट जिनको बैंक क्रेडिट करेगा हम उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और ये लास्ट वाली जो लाइन लिखने लगा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या है जी? वो सारे पॉइंट्स कि जिनकी वजह से कैश बुक शो लेस बैलेंस, यानी कि वो पॉइंट्स कि जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम शो होगा, एंड पासबुक शो मोर बैलेंस, और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो, उन सब पॉइंट्स को आपने स्टूडेंट्स क्या करना है? डेबिट करना है। वो सारे पॉइंट्स, यानी कि ये सारे पॉइंट अगर आप याद नहीं करते, सिर्फ ये वाला एक पॉइंट याद कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। वो सारे पॉइंट जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम शो हो रहा है और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा है, उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है जी। अब हम क्रेडिट वाली साइड पे चलते हैं। क्रेडिट वाले पॉइंट्स में सबसे पहले अनक्रेडिटेड अनकलेक्टेड अनक्लियर्ड चेक्स। ये कौन से चेक्स हैं जी? ऐसे चेक्स जो कि आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, आपने इनको डिपॉजिट करवाया कि इनके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएं, लेकिन बैंक ने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किए, इन चेक्स को अनक्रेडिटेड अनकलेक्टेड अनक्लियर्ड चेक्स का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद
सेकंड पॉइंट जो याद रखना आपने, जैसे वहाँ पर रोंगली डेबिटेड लिखा था, सॉरी रोंगली क्रेडिटेड लिखा था, यहाँ पे आप लिखेंगे रोंगली डेबिटेड बाय बैंक। आपने क्या करना है, उसको डेबिट, अगर बैंक ने रोंगली डेबिट किया है तो आपने उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है जी। इसके अलावा बैंक चार्जेस, ठीक है, ये बैंक आपसे ले रहा है, ठीक है। इसी तरह बैंक चार्जेस कह सकता है, या इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ये भी कह सकता है, ठीक है, कि बैंक ने आपसे कोई इंटरेस्ट लिया है तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह चेक और बिल रिसीवेबल, अगर ये डिसऑनर हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो इसको भी हमने क्या करना है, इसको भी क्रेडिट किया जाएगा। चेक डिसऑनर हो गया या कोई बिल आपने डिस्काउंट करवाया था वो डिसऑनर हो गया, तो ऐसी सूरत में भी इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद छठा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे सारे पॉइंट्स का निचोड़ होता है, तो ये आपने याद रखना है कि कैश बुक उन पॉइंट्स की वजह से जिसमें कैश बुक शोज मोर बैलेंस, ठीक है जी, और एंड पासबुक शोज लेस बैलेंस, वो पॉइंट्स की जिनकी वजह से कैश बुक बैलेंस ज़्यादा शो करे और पासबुक बैलेंस कम शो करे, उन सब पॉइंट्स को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है जी। वो पॉइंट सारे जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो होगा और कैश बुक का पासबुक का बैलेंस कम शो होगा, उन सब पॉइंट्स को आपने क्या करना है, क्रेडिट। उसकी वजह ये अनफेवरेबल है, देख रहे हैं बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए अनफेवरेबल है। इंटरेस्ट आपके अकाउंट से कट रहा है, अनफेवरेबल है। अनकलेक्टेड चेक जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने चाहिए थे नहीं हुए, आपके लिए अनफेवरेबल है। तो ये क्रेडिट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये आपके लिए अनफेवरेबल होते हैं। और इसी तरह जो डेबिट वाले पॉइंट्स होते हैं वो आपके लिए फेवरेबल कंसीडर किए जाते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को हम ऐड करते हैं, ऐड नहीं करते, डेबिट करते। ये पॉइंट्स आपके लिए फेवरेबल, ठीक है। अब आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है, और ये जो मैंने आपको सिंपल डिटेल बताई है ये वाली बैलेंस की, अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो इस रूल की बेस पे ये क्वेश्चन आप जस्ट 5 से 10 मिनट में, चाहे वो आई.कॉम का स्टूडेंट है चाहे वो बी.कॉम का स्टूडेंट है, वो 5 से 10 मिनट में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके मोर डिटेल्स के साथ मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा, एक मास्टर क्वेश्चन बनाकर उसको किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट वो लेक्चर ले लेंगे नेक्स्ट, इंशाल्लाह वीडियो को देख लेते हैं तो इंशाल्लाह उसको किसी किस्म की इस चैप्टर को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।